इंडिया साइंस की विशेष प्रस्तुति प्रश्नकाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज प्रश्नकाल में हमारे साथ मौजूद हैं एम्स नई दिल्ली के रूमेटोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार, पीएमसीएच पटना के डॉक्टर पंकज तिवारी और प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर सुजीत कुमार झा। प्रश्नकाल में आप सभी विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना के हल्के एवं मध्यम लक्षण वाले मरीजों का इलाज घर पर ही किया जा सकता है, बशर्ते इलाज किसी डॉक्टर की निगरानी में हो। घर पर ही रहकर इलाज करने में किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए? प्रोफेसर, आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि हम सब देखते हैं कि कोविड संक्रमण के लिए अब कोई उम्र की सीमा नहीं रह गई है। किसी भी उम्र के बच्चे या किशोर को भी कोरोना संक्रमण हो सकता है। क्या बच्चों में कोरोना संक्रमण के लक्षण वयस्कों से अलग होते हैं? क्या उम्र से कोई खास अंतर पड़ता है? डॉक्टर पंकज। देखिए, बच्चों में जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि चूंकि ये बीमारी जो वायरल कोविड है, ये ऐसे लोगों में ज्यादा सीरियस हो जाती है जिनको पहले से ब्लड से, जिनके लंग्स में पहले से कुछ डैमेज रहा हो। तो इसी वजह से जो ज्यादा एज के लोग हैं, जितने एल्डरली हैं, जितने अधिक हम उम्र में आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनके लंग्स पे का फंक्शन नॉर्मल जो एडल्ट है या बच्चों से उनका फंक्शन पहले से ही इम्पेयर्ड होता है। उसी तरह जो ब्लड से क्लॉटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है इस बीमारी में, वो भी उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो यही वजह है कि बच्चों में इस बीमारी का प्रभाव कम मिलता है। बच्चों में अमूमन या तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है या फिर बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स, जैसे सिंपल कफ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी का जो सिम्टम होता है, हल्का बुखार, सर्दी खांसी, आंख का लाल होना। कुछ बच्चों में डायरिया भी ये देखा जा रहा है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स की बात हम लोग पहले भी किए हैं कि कोविड में अब पेट से संबंधित समस्याएं भी मिल रही हैं। तो बच्चों में यही लक्षण जो हैं अमूमन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं वयस्कों या प्रौढ़ों की तुलना में। ये देखा जा रहा है कि ये सारे जो लक्षण हैं ये बड़े लोगों से कम सीवियरिटी में आ रहे हैं। जी, उनकी सीवियरिटी कम है बच्चों में बड़ों की तुलना में। जी, डॉक्टर सुजीत भी पूछना चाहूंगा, ये जो ब्लैक और व्हाइट फंगस की बात हो रही है, एक तो हमारे दर्शकों को बता दें डॉक्टर पंकज कि ब्लैक और व्हाइट फंगस के बीच का अंतर क्या होता है। दूसरी बात कि ब्लैक फंगस या इस तरह के कोई फंगस का इन्फेक्शन हो तो उसको जल्दी ही कैसे पहचाना जा सकता है? क्या कोई तरीका है कि शुरुआती दौर में ही समझ में आ जाए कि ये फंगस हमें परेशान कर सकता है? ब्लैक और व्हाइट का जहां तक सवाल है, तो ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं थी। अभी मीडिया में या सोशल प्लेटफॉर्म पे ये बहुत तेजी से ये वर्ड फैला और आज के डेट में सारे लोग ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस बोलने लगे। मेडिकल साइंस में हम लोगों ने इसको ब्लैक और व्हाइट के रूप में नहीं पढ़ा था, बल्कि जैसा मैडम ने बताया कि जो पिगमेंट जो उसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन था, जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन अगर आंखों में या थ्रोट में या किसी भी ऊन में या कहीं होता है, अगर वो ब्लैक पिगमेंट पैदा करता है तो उसको हम लोग ब्लैक फंगस कह रहे हैं। और कैंडिडा चूंकि बहुत पुरानी बीमारी है, ओरल थ्रस के रूप में मुंह में डायबिटिक्स को बहुत कॉमनली, पहले से भी बहुत कॉमनली मिलता था, तो वो कैंडिडा जो है वो ओरल थ्रस व्हाइट एक प्लाक जैसा एक व्हाइट शीट गंदा सा एक जीभ के ऊपर या थ्रोट में दिखता था, तो उसकी वजह से उसको व्हाइट फंगस का नाम दे दिया गया। और येलो फंगस भी क्या, जो पिगमेंट बना रहा है वो फंगस, जैसे एस्परजिलोसिस है, तो उस पिगमेंट की वजह से कॉमन लोगों को, चूंकि ये टर्मिनोलॉजी जो साइंटिफिक टर्म है वो कहना मुश्किल है, तो इसलिए इसको आम बोलचाल की भाषा में व्हाइट, ब्लैक या येलो फंगस कहा जा रहा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसको मीडिया या सोशल मीडिया में जितना अधिक प्रोमोट कर दिया गया इस बात को, और आम आदमी अब डरने लगा। मेरे पास कुछ पेशेंट जो है जिनको एक मुंह में एक छोटा सा ब्लैक अगर दाग दिख जाता है तो उनको डर हो जाता है कि ये ब्लैक फंगस है। वो हम लोग से पूछते हैं, फोटोग्राफ भेजते हैं। आंखों में अगर थोड़ा ड्राइनेस होता है तो वो पूछते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा हाइप हो रहा है। तो आपके माध्यम से मैं ये जरूर आम जनता से कहना चाहूंगा कि जैसे मैडम ने बताया कि ये बहुत लिमिटेड पेशेंट्स में जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको बहुत हाई डोज स्क्वायर्ड लंबे समय तक चला है, जिनको ऑक्सीजनेशन किया गया 5-7 दिन तक और जिनकी सफाई नहीं की गई ऑक्सीजन कैनुला की, मास्क की, या फिर जो अभी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की बात हो रही थी कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दे दिया गया था,
तो इसकी वजह से कुछ बढ़े हैं केसेस, लेकिन आम लोगों को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जी, दूसरा लेकिन डॉक्टर पंक जी बताएं, कंप्लीट कर लें आप। जी। उसके बाद आपने पूछा था कि ब्लैक फंगस के लिए कैसे इसको पहचानें। जल्दी, हाँ, इनिशियल स्टेज में कैसे पहचानें। ब्लैक फंगस 3 जगहों से हमारे शरीर में 3 प्रकार का इसका इन्फेक्शन या 3 जगहों पे इसका असर पड़ता है। हमारे आंखों पर, हमारे जो नाक और जो हमारे साइनस जिनको बोलते हैं पैरानेजल साइनस, और उसके साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम पे, है ना, और बाकी इंटरनल तो प्रभाव पड़ता ही है। तो चूंकि नाक और आंख और हमारे जो मास्क हैं, जो ऑक्सीजन दिया जा रहा है, तो वो क्या मास्क लगाया जा रहा है मुंह पे और नाक पे, तो पहला जो इसका पॉइंट ऑफ एंट्री है वो हमारे ओरल कैविटी और हमारा नाक ही है। और चूंकि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल से ही पेशेंट को, घर में जो पेशेंट जो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन पेशेंट्स को होने की बहुत कम संभावना है। जो अस्पताल में है काफी समय से भर्ती, जैसा मैडम ने कहा कि लिनेन है, सफाई नहीं होती, तो अर्ली स्टेज में जैसे आंखों के इन्फेक्शन के लिए ड्राई आई, आंखों में लालीपन होना और आंखों में सूजन आना, ये एक पहचान है। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को आंखों में लालीपन हो रही है या जलन हो रही है तो वो सीधे इसको ब्लैक फंगस ही समझते, क्योंकि कोविड में ऐसे भी कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है किसी भी वायरल डिजीज में। उसी तरह गले में, है ना, खराश, जैसे गले के खराश, फेरिंजाइटिस एक कॉमन सिम्टम है। उसी के साथ साथ अगर ब्लैक फंगस का या म्यूकरमाइकोसिस है तो गले में ब्लैक पिगमेंट बनना, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाना, गले का जो खराश है, गले में दर्द, ये ज्यादा हो जाना। और इसका डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन, जब तक उस फंगस को आइसोलेट नहीं किया जाएगा, जब तक उस फंगस को लेकर उसको QH एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, फंगल एग्जामिनेशन, जब तक नहीं किया जाएगा तब तक डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता है। तो कुछ जो अर्ली सिम्टम्स हैं तो ये पेशेंट कंफ्यूज भी हो जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा ये जरूर कहूंगा। ठीक है, नहीं, मैं आपकी बात में समझ गया। इसका उपाय भी जानूंगा कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो म्यूकोरमाइकोसिस से सफर कर रहा है तो उसका क्या उपाय है। लेकिन उससे पहले छोटा सा सवाल डॉक्टर सुजीत से है मेरा कि डॉक्टर, ये जो बात कही जा रही है कि प्रॉपर आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, आप एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न आपका सही हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो खाना बनाने की प्रक्रिया है मोस्टली जो लेडीज करती हैं, मोस्टली, अब तो जेंट्स भी इसमें आ गए हैं, और खासतौर पर लॉकडाउन ने हम सबको सिखा दिया है कि भोजन पकाना सिर्फ महिलाओं का काम नहीं है, हम पुरुषों का भी काम है। तो जो भी खाना, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी पका कर अपना वीडियो डाल रहे हैं। जी और ये अच्छी बात है, अच्छी प्रगति हुई इस मामले में। तो ये जो खाना बनाने में क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, जैसे सब्जी आती है घर में, या सब्जी को कैसे, इसके बारे में क्या विज्ञान कहता है, और डॉक्टर पंकज आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, खाना बनाने की जो कला है उसमें बहुत सारी चीजें जो पुराने समय से चली आ रही हैं, उन सब के पीछे कुछ साइंटिफिक बेसिस है। जैसे किसी भी चीज को बनाने से पहले उसको धोना, तो सैनिटाइजेशन, सफाई सबसे जरूरी चीज है। चाहे वो सब्जियां हो, जो कच्चे फल हो, या फिर जो चावल या दाल जो भी हम लोग बनाते हैं उसके पहले भी उसकी सफाई जरूरी है। तो पहला जो प्रोसेस है, जो बाहर की जो डस्ट है, जो बाहरी जो ऐसे उसमें एलिमेंट्स मिले हुए हैं, बैक्टीरिया, ये इन सारी चीजों को, जिनको हम सफाई करके, पानी से सफाई करके हटा सकते हैं। आज के टाइम में पानी कैसा डॉक्टर पंकज, पानी कैसा, गुनगुना या ठंडा पानी में ही साफ हो जाता है? सब्जियां या फल, इनके लिए गुनगुना पानी या पानी में थोड़ा सिरका डालने से ये माना जाता है कि जो बाहरी लेयर पे जो फैटी एक लेयर जमा हुआ रहता है, खास करके फलों वगैरह पे जो बाहर धूल में पड़े हुए होते हैं, तो थोड़ा होममेड जो सिरका है उसको डाल देने से फलों की या सब्जियों की सफाई ज्यादा प्रॉपर ढंग से होती है। बाकी चावल और दाल या ये सब तो पानी तो हम सब जानते हैं कि हमको साफ पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए खाना बनाने के लिए। दूसरी चीज है जो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के पीछे भी बहुत साइंटिफिक बेसिस है। पहले के जमाने में तो हम जब आदमी कच्चा खाना खाता था, कच्चा कंदमूल खाता था, तो कच्चे बहुत सारे फल हैं, बहुत सारी सब्जियां भी हैं, जिनको अगर हम अधिक टेम्परेचर पे पकाते हैं तो उनमें के बहुत सारे जो पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर का भी खास ध्यान रखना चाहिए खाना बनाते समय, खास करके सब्जियों, फलों, दालों, इन सारी चीजों में जो प्रोटीन है, हमारे जो विटामिन्स हैं,
तो बहुत हाई टेम्परेचर पर अगर ज्यादा देर तक उनको रखा जाए तो उनमें के जो बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे। प्रोटीन जो है वो अगर ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो कोगुलेट कर जाता है, जैसे अंडा है, प्रोटीन में पनीर है, या ये सारी चीजें। तीसरी चीज तो इसीलिए बहुत सारे जो हमारे पास नए बर्तन आए, जैसे प्रेशर कुकर में कुकिंग का जो सिस्टम आया, जिसमें एक खास टेम्परेचर फिक्स होता है और स्टीम की वजह से जल्दी खाना पकता है और उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो उसमें मेंटेन रहते हैं। तीसरी चीज है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, जैसे कुछ पार्टिकुलर जो ऑयल हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैडम ने बताया कि खाने में सारी चीजें जरूरी हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स। तो फैट के लिए जो तेल है हमारा, तो तेल जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ होता है, तो तेल को अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारे दूषित केमिकल्स पैदा होते हैं अगर ज्यादा बार बार गर्म किया जाता है। तो इसीलिए तेल को, जिस तेल में हम खाना पकाते हैं या फिर तलते हैं, तो वो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजेबल चीज है कि उसको बार बार गर्म नहीं करना है। और कुछ तेल तो ऐसे हैं जैसे ऑलिव ऑयल, इनको कभी भी बहुत तेज आंच पर गर्म नहीं करना है, वरना न सिर्फ उसमें का जो पौष्टिक तत्व है वो खत्म हो जाएगा, बल्कि उसमें हानिकारक केमिकल्स भी पैदा हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों का, बाकी पाक कला एक अलग ही विशेष स्पेशल चीज है, जिसके बारे में जो है हम लोग मेडिकल साइंस में ये सारी कॉमन चीजें जानते हैं। डॉक्टर सुजीत, आपके पास भी, मगर कुछ लोग अभी भी अफवाहों के चलते वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं, कई तरह की बातें हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे हमारे विशेषज्ञ, एक एक करके बताएं। पहले डॉक्टर पंकज आप बताएं, फिर डॉक्टर उमा आपसे जानना चाहूंगा, फिर डॉक्टर सुजीत कुमार आपसे जानना चाहूंगा। एक तो मैं उन लोगों से ये दरखास्त करना चाहूंगा कि यदि किसी भी तरह की शंका है तो अपने पास, अपने आसपास जो भी आपको लगते हैं, जो योग्य व्यक्ति लगते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या जो भी समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे बात करें, उनसे अपनी शंका का समाधान कराएं। उन लोगों से बात करें जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं, और देखें कि वैक्सीन लेने से क्या फायदा हुआ है। पेपर पढ़ें, मीडिया में देखें। तो ये सारी जो पॉजिटिव जानकारी है इसको लें, क्योंकि शंका तो बिल्कुल है, शंका होना ये महामारी के समय में ये कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत में बहुत सारे लोगों की, इवन की डॉक्टर्स को भी शंका थी कि क्यों डॉक्टर्स को पहले दिया जा रहा है। लेकिन अब आज के डेट में वैक्सीनेशन, ये प्रूफ हो चुका है कि वैक्सीनेशन की वजह से ही जो महामारी पे लगाम लग पाई है, उसका सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल मैं दरखास्त करूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी शंका के लिए बात करें, निराकरण करें और वैक्सीनेशन जरूर लें।